नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगे रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। बाइकर्स गैंग की आतंक से महिलाओं में भय का माहौल। एक और महिला को बदमाशों ने बनाया निशाना। विवाहिता को प्यार करना पड़ गया भारी। परिवार बिखरता देख महिला पीछे हटना चाही तो प्रेमी ने खड़ा कर दिया बवाल। और अधिक मास में भी बाबा नगरी में उमड़ रही है कांवड़ियों की भीड़। चौथी सोमवारी पर हजारों शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रविवार की सुबह मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज के पास मॉर्निंग वॉक करने गई एक बुजुर्ग महिला को अपाचे बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाते हुए गले से सोने का चैन झपट लिया। पीड़ित महिला अतरधर आनंद मार्ग निवासी इंदिरा पांडे अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधी उनके गले से सोने का चैन छीनकर कच्ची पक्की की ओर भाग निकले। सूचना पर पहुंचे काजी मोहम्मदपुर थाना के अपर थानेदार राजकुमार ने घटनास्थल की जाँच की। घटना के बाद से पीड़िता सदमे में है। अपर थानेदार राजकुमार ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। सुबह हम घर से रोज़ टहलने के लिए जाते हैं आरडीएस कॉलेज। तो आरडीएस कॉलेज से पहले हुआ आईबी है गंडक प्रोजेक्ट के, उसी के सामने और वहाँ पर दो बाइक सवार था। वो पीछे वाला सीधे पकड़ा चेन और घींच के एनएच के तरफ चला गया। कुछ नहीं, पीछे से आदमी था, वो चाहा कि उसका नंबर ये करे तो इतना तेज़ी में भागा कि नंबर नहीं हो पाया। आदमी ये नहीं था कोई, एकदम पूरा फ्लैट था, सन्नाटा टाइप का। हाँ, सन्नाटा टाइप का। लगभग क्या बज रहा था? 6:05 7 मिनट यही हुआ होगा। कौन बाइक पर था वो सब बताया होता है? कुछ लोग जो भागा देखते कौन बाइक था अभी तो बोल रहे थे अपाचे। हाँ, वो बोतल के अपाचे है। दो आदमी से था? दो आदमी से। भाग के छीन के किधर भागा? हाँ, दक्षिण के तरफ भागा, एनएच के तरफ, कच्ची पक्के। हाँ, कच्ची पक्के। हल्ला किया नहीं, तब तक लोग जुट गए। हाँ, हल्ला तो नहीं किए, लेकिन वही बात हो तो होने लगा। तो कितना भर का चैन था? 2 भर का रहा होगा। कितने का होगा? लाख से ऊपर का। अच्छा, तो पिस्टल उस्टल का भी दिखाया उठाया था? ऐसा लगा नहीं, कोई वो सब कुछ नहीं। वो 1 सेकेंड में घिंचा है। क्या लगा आंटी, लगातार चेन स्नैचिंग की घटना हो रही है, आप लोग कैसे निकलेगा? कैसे निकलेंगे, कैसे पहनेंगे? डर दहशत है कि नहीं? डर होगा नहीं, डर कैसे नहीं होगा। और कान का भी तो लगता है कि निकाल देना पड़ेगा, कान का भी छीन ले रहा है। तो सोना पहन के निकलना कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। ये देखिए, बेंगलोर समय 3 ठो चेन लेडीज लोग पहनती है, सब्जी वाली सब पहनती है, कोई नहीं छीनता है। यहाँ तो कुछ पहनना मुश्किल हो गया, पहन ही नहीं सकते हैं यहाँ। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के चमरुआ में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर है। किसी की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद स्थानीय लोग आनन फानन में तीनों को एक ऑटो से निजी अस्पताल ले गए, जहां रास्ते में एक की ही मौत हो गई, वहीं 2 का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 बाइक सवार की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, वहीं एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दौरान नगर थाना की टीम उधर से गुजर रही थी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया और करजा थाना को सूचना दे दी। क्या हुआ है? दोनों गाड़ी आपस में टकराया है। तो वही जो 2 था, एक गाड़ी पर था और ये ग्लैमर था। तो 2 बाइक की टक्कर हुई है? हाँ, 2 बाइक की टक्कर हुई है। कितने लोग घायल हुए हैं? कितने? 2 लोग घायल है जो गए हैं अंदर, 1 लोग है, यही मौत हो गई है। लग रहा है। चमरुआ में पेट फैक्ट्री। कौन थाना क्षेत्र में पड़ता है?
यहाँ से होगा 9 किलोमीटर। मरवा थाना पड़ता है। कहाँ के लोग ये पहचान हो पाई है? हम लोग रोड पर ही है ना, हम लोग रोड पर आ ही रहे थे, सामने घटना घटा हुआ देखे। हम लोग आ रहे थे एक इन्वेस्टिगेशन से, तो इन्वेस्टिगेशन से आने के दौरान देखे कि दो बाइक जो है एक आपस में टक्कर हो गई। टक्कर होने पे इमीडिएट हम एक्शन लेते हुए पूरा जो है इसको जो है उठा के टेम्पो में रखे, टेम्पो में लेके आ रहे हैं। जो हॉस्पिटल मिले पहले फर्स्ट एड हो जाए, उसके बाद आगे देखेंगे। क्या सर? अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन एक पड़ी हुई है, इसकी ज्यादा सीरियस कंडीशन है। दो का तब पूरा हम इलाज के लिए अभी फर्स्ट एड करवा रहे हैं इसको। ये करजा थाना और पटाई चक्री है, उसके बीच में हुई है रोड पे। चमरुआ में हुई है। क्या दो बाइक टक्कर है, बाइक वहीं पे है। हम करजा थाना को इन्फॉर्म कर दिए, वो आ रहे हैं। सीबीआई ने स्वयंसेवी संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति पर एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण के मामले में 29 जुलाई को एक मुकदमा दर्ज किया है। जांच में पता चला है कि एक नाबालिग जो शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग थी, उसे उसके पिता राजकुमार पासवान को 10 नवंबर 2015 को सौंपा गया था। राजकुमार पासवान का पता झारखंड के हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के अंबाजी पंचायत के सुकुल खपिया गांव दर्ज था। रानी को सीतामढ़ी की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के 10 नवंबर 2015 के आदेश के आधार पर सौंपा गया था। जांच में नाबालिग के पिता राजकुमार पासवान और उसकी पत्नी शीतला के मतदान पहचान पत्र फर्जी निकले। वहीं राजकुमार पासवान और उसकी पत्नी की पहचान करने वाला नथुनी मुखिया भी एक काल्पनिक व्यक्ति निकला। जिस पंचायत और गांव का मुखिया नथुनी को बताया गया, उस पंचायत में नथुनी नाम से कभी कोई मुखिया नहीं रहा। महिला की हो या पुरुष की, शादी के बाद लव अफेयर की खबर लगातार सामने आती रहती है। ज्यादातर मामले में महिला का वैवाहिक जीवन बर्बाद होते देखा गया है। मुजफ्फरपुर की एक विवाहिता को प्यार करना काफी भारी पड़ गया। प्रेमी लगातार उठा लेने की धमकी देता है। यहां तक फेसबुक सहित सभी सोशल साइट पर अपने साथ महिला की तस्वीर लगाकर उसे बदनामी की ओर ढकेल दिया है, जिसकी वजह से महिला को घर के बाहर ताला बंद कर अपने घर में ही कैद रहना पड़ रहा है। दरवाजे पर आहट होने पर भी वह डर जा रही है। परिवार के सारे सदस्य घर में कैद होकर रह रहे हैं। मामला मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां शादीशुदा महिला के पुराने प्रेमी ने उसके परिवार के ऊपर ऐसा खौफ कायम कर दिया है, जिससे पूरा परिवार परेशान है। घर के बाहर निकलते प्रेमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, धमकी देकर अपनी गाड़ी पर जबरन बैठा लेता है। समाज का ताना सुनकर पति ने भी साथ छोड़ दिया है। अब महिला ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि शादी के 10 साल बाद महिला को पड़ोस के गांव के 3 बच्चे के बाप से प्यार हो गया। महिला का एक बच्चा भी है, वहीं प्रेमी 3 बच्चों का बाप है। दोनों ने मोबाइल फोन पर 4 महीने तक बातचीत की। दोनों चोरी चुपके मिलने भी लगे। इसकी भनक उसके पति और परिजनों को लग गई, जिसके बाद पति ने इसका विरोध किया और उसके माता पिता के हवाले कर दिया। परिवार बिखरता देख महिला धीरे धीरे अपने प्रेमी से दूरी बनाने लगी। वहीं प्रेमी अपने प्यार के बीच दूरी बनते देख प्रेमिका को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। एक दिन परिजनों के सामने ही घर में घुस गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला देखते हुए दोनों को समझा बुझाकर घर भिजवा दिया। लेकिन प्रेमी अपने आदतों से बाज नहीं आया और उसके फोटो को अपने साथ फेसबुक रील बनाकर शेयर करने लगा। अभी भी वह साथ रहने के लिए महिला पर दबाव बनाए हुए है। महिला ने प्रेमी को जेल भेजवाने के लिए औराई थाने में शिकायत की है। थाना अध्यक्ष रूपक कुमार का कहना है कि फ़ोन कॉल के माध्यम से पीड़िता ने शिकायत की है। दोनों को थाने पर बुलवाया जाएगा। दोनों शादीशुदा है। पीड़ित महिला के आवेदन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घटना यही है से उनसे हम बातचीत किए 1-2 महीना। उसको बाद में मेरे पति को मालूम चल गया, मेरे घर वाला को, तो हम उससे दूरी बनाने लगे। सोचे जब हम छोड़ देंगे, अब बातचीत नहीं करेंगे। वो मेरे साथ में ज़बरदस्ती और हथियार के साथ में वो हमसे बातचीत किया और नंबर दे के बातचीत किया। हम डर के मारे बातचीत किए। बातचीत करने के बाद में मेरे घर वाला को पता चला सही समाज के, तो हम सोचे छोड़ देते हैं, दूरी बनाने लगे। और ज़बरदस्ती मेरे साथ में कर रहा है, बोलता है तुमको उठा लेंगे और तुम मेरे बात हमसे नहीं करेगा तो तुमको उठा लेंगे और कि तुमको भाई बाप को हम गोली मार देंगे। मेरे साथ में ज़बरदस्ती करता है और ज़बरदस्ती करके हमको एक छोड़ 4 बार उठा लिया था। अभी हम घर के अंदर में रह रहे हैं, बोल रहे हैं जो तुम घर से बाहर हो
तुमको हम उठा लेंगे, इसके डर से हम घर के अंदर रहते हैं ताला मार के। 6 महीना से रहते हैं, इसके डर से हम पटना चल गए थे, तब पटना में भी जाके टॉर्चर किया, तब पटना से फिर हम आ गए थे। 1 महीना से हम घर में ताला बंद करके रहते हैं, डर के मारे नहीं निकलते हैं। और से खतरा है जो मेरे भी बोलता है, मेरे माँ को, मेरे साथ में माँ को भी उठा लिया था बिशनपुर में। हाँ इसके लिए बोल रहा है जो हमसे शादी ब्याह करो, मेरे साथ तू रहो, और नहीं तो तुम नहीं रहेगा तो तुमको भाई बाप को गोली मार देंगे, तुमको उठा लेंगे। का प्रेम प्रसंग था? लगभग 2 महीना। मिलना जुलना भी हुआ, बातचीत हुई? बातचीत की है 2 महीना। तो चाह रहा शादी करना? हाँ। तुम नकारती हो तो क्या बोलता है? बोलता है नहीं तुमको हम उठा लेंगे, अगर पहले वाला घर में जाओगी तो उसको भी गोली मार देंगे। मेरे सास के भी धमकी दिया, ससुर के धमकी दिया, मेरे हस्बैंड के भी फोन करके धमकी दिया, मेरे देवर के भी धमकी दिया, यहाँ मेरे माँ बाप सबका। वो शादीशुदा है? कितना बच्चा है उसका 3 बच्चा है। तुम्हारा? 1 बच्चा है। कब शादी हुई थी? मेरे 2015 में। संबंध कब बना उससे? दिसंबर में। कब? दिसंबर में नहीं, अक्टूबर से। हाँ, अक्टूबर में। गहरा प्रेम हो गया था? नहीं, ज्यादा नहीं, वही हथियार के साथ में मेरे साथ जबरदस्ती किया था। प्रेम था ना? हाँ, हम बातचीत किए थे। भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य सूरज कुमार सिंह, इंसाफ मंच के राज्य कमेटी सदस्य फहद जमा, पार्टी जिला कमेटी सदस्य वीर बहादुर सहनी, वरिष्ठ कार्यकर्ता जलेश्वर पटेल और सीताराम पासवान की 5 सदस्यीय टीम ने आज देवरिया थाना हाजत में पुलिस पिटाई से 18 वर्षीय शराफत की मौत तथा घायल इम्तियाज अली और मोहम्मद नौशाद के गांव लखनौरी और मोहब्बतपुर गांव में पहुंचकर परिजनों और गांव के लोगों से मिलकर जानकारी प्राप्त की। जांच टीम ने नीतीश सरकार से मांग की है कि हाजत में इस बर्बर घटना के लिए जिम्मेवार एसडीपीओ कुमार चंदन और देवरिया थानेदार विनय कुमार सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मृतक शराफत के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और अधमरे इम्तियाज और नौशाद का प्रशासन बेहतर इलाज की गारंटी दे। जांच टीम ने कहा कि उस क्षेत्र के आम लोगों ने सीएसपी लूटकांड पर ही संदेह व्यक्त किया है और पूरे मामले को एक बड़ी साजिश बताया है। इसलिए लूटकांड और हाजत में पिटाई और मौत की सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए। केवल थानेदार को निलंबित करना महज एक औपचारिकता खानापूर्ति होगा। अंतर्गत मोहब्बतपुर गांव में जो पुलिस के द्वारा जो बर्बर तरीके से पीटकर जो हत्या की गई है, ये शराफत अली उर्फ गोलू की, आज भाकपा माले और इंसाफ मंच की एक जांच टीम वहां घटनास्थल पर गई थी और उस जांच टीम में मैं खुद इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष और पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य फहद जमा थे। वहाँ के लोकल साथी जो है ना वीर बहादुर सहनी, जलेश्वर पटेल और सीताराम पासवान भी थे। हम लोग मृतक के परिवार के घर पर गए, घायलों के परिवार के घर पर गए और उस घटनास्थल पर भी गए जहाँ पर पैसा छीनने की बात सामने आई। तमाम चीज़ों के मूल्यांकन के बाद हम लोग की जो जांच टीम है वो इस निष्कर्ष पर पहुंची है, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस पूरे, एक तो है कि वो जो लूट की जो घटना है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एक लड़का है जो बगल के गांव का लड़का है, वो कलेक्शन एजेंट है। वो जो लूट की घटना के बारे में कह रहा है वो लूट की घटना काफ़ी संदेहास्पद है, ठीक है ना। और उसी लूट की घटना के आधार पर इन तीनों लड़कों को उठाया गया और रात में 1:30 बजे इन तीनों लड़कों को उठाया गया है। उसमें से एक लड़का जो है नौशाद, वो तो मुहर्रम मनाने के लिए गांव आया हुआ था, वो यहाँ नहीं रहता है, वो बाहर रहता है। वो मुहर्रम मनाने के लिए यहाँ पर जो है गांव में वो आया हुआ था, उसको भी उठाया गया रात में। बिल्कुल पुलिस अंदर फांद के लोरी से जो है उसका गेट का ताला तोड़ी है, उसके बाद वो घर में प्रवेश किए और वहाँ वार्ड सदस्य कहते रहे कि भाई किस चीज़ में गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा गया कि नहीं आप इससे जो है दूर रहिए, हम इसको लेके जा रहे हैं। वहाँ से ले जाने के बाद इन तीनों बच्चों को वहाँ से कुछ दूरी पर जाके सिरसिया एक चौर है, उस चौर में ले जाके बड़ी ही बेरहमी के साथ, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसका वीडियो फुटेज हमारे पास है, ये कि मारा जब गया है इस बेरहमी से नाखून उखाड़ लिया गया, पैर के कोना पर इतना मारा गया कि पूरा ब्लड मतलब खून है पूरा, ये हाथ का पूरा ये तोड़ दिया गया, पूरा गर्दन जो जीभ समझे कि बाहर निकल गया गोलू का, ये
इस तरीके से बर्बर तरीके से जो है कि जो उसको जो है वहाँ मारा गया। और मारने के बाद इन तीनों को ले जाके देवरिया थाना ने अपने थाना कैंपस में हाजत में नहीं बंद किया, हाजत में ले जाके नहीं रखा, बोलेरो गाड़ी में ही तीनों अभियुक्त को जो है कि रखे हुए रहा और देवरिया थाना के पीछे एक झाड़ी नुमा जगह है वहीं पर ले जाकर रख दिया। ग्रामीण सुबह में 6 बजे जब पहुंचे और कहे कि भाई किस मामले में हमारे बच्चे की गिरफ्तारी हुई है आप हमको बतलाइए, वहाँ पर किसी पुलिस वालों ने उन तमाम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी, कही कि पुलिस के आला अधिकारी आएंगे उस पर जवाब देंगे। 12 बजे, ठीक 12 बजे दिन में 28 तारीख को SDPO जो सरैया हैं चंदन कुमार, ये वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद गाली देते हुए तमाम वहाँ पर जो है कि जो है वो जो मृतक परिवार के जो लोग हैं सब लोग को थाने से बाहर निकाल दिया जाता है और थाने का अंदर से गेट का में ताला मार दी जाती है। और ताला मारने के बाद ये SDPO जाते हैं अंदर और उसके बाद गोलू की पिटाई करते हैं और गोलू की पिटाई करते हैं जिसमें गोलू की वहीं पर मौत हो जाती है, वो वहीं पर मर जाता है। जब वो मर जाता है तब ये क्या करते हैं कि इलाज के नाम पर जो है कहते हैं कि उसको इलाज के नाम पर ले जाना है और थाना प्रभारी को जो है गाड़ी में ये गोलू को बैठा के गोलू को पीछे से एक आदमी ऐसे पकड़े हुए रहता है ताकि वो गिरा हुआ महसूस नहीं हो और लोगों को लगे कि ये अभी जिंदा है, और उस तरीके से उसको थाना से निकाला जाता है और थाना से निकाल के उसको ले जाता है और 2 लड़के को बुरी तरीके से जो है कि मार के वहीं पर रखा जाता है। और बाद में जब सारे घटना जब सामने आई तब फिर दोनों को इलाज के लिए जो है कि वो लोग जो है हॉस्पिटल ले गए। हम लोगों की जो टीम है, हम लोगों ने जो उसमें वहाँ पर जाके जांच किया है और जांच के उपरांत जो ये बात सामने आई है कि ये जो पूरा पुलिस वालों ने जो काम किया है ये बिल्कुल बहसीना और बिल्कुल जो है कि बर्बर ये घटना है। इसके लिए जान जाइए कि ये जो SDPO जो सरैया है चंदन कुमार, ये थाना प्रभारी जो देवरिया के हैं वो, और जान जाइए कि आप तमाम लोगों को मैं एक बात बतला दूं कि आजकल सारे थाने में दारू को पकड़ने के लिए एक स्पेशल दरोगा को जो है कि नियुक्त किया है। वो स्पेशल दरोगा जानते हैं वो थाना प्रभारी का भी बाप है, वो थाना प्रभारी का भी बाप है, क्योंकि पूरा शराब माफियाओं के सिंडिकेट से मिला हुआ रहता है, किसी को भी फंसा सकता है कहीं भी। ये उसी का जो है कि एक दरोगा है प्रवीण राय, ठीक है ना, प्रवीण कुमार, ठीक है ना। ये प्रवीण कुमार जो है कि बिल्कुल वैसे की तरह जो है कि इन बच्चों को मारता है, पीटता है। तो हम लोग की पार्टी ने ये मांग किया है कि इन तीनों पदाधिकारियों पर, चंदन कुमार, थाना प्रभारी और ये जो प्रवीण कुमार है, इन तीनों अधिकारियों पर 302 का मुकदमा दर्ज करिए, तीनों को बर्खास्त करिए, अविलंब तीनों को बर्खास्त करिए। और इस पूरे घटना का आप हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उस सिटिंग जज से आप इस पर न्यायिक जो है कि जाँच करवाइए, क्योंकि ये बहुत छोटा मामला नहीं है। जिस तरीके से कदम उठाया गया है, पूरे क्षेत्र को जो है कि जलाने की कोशिश थी, पूरे क्षेत्र को में आग लगाने, चूंकि कल होके मुहर्रम हो रहा है, ठीक एक दिन पहले आप जो है बच्चों को मार दे रहे हैं, पूरा इलाका समझिए कि जल जाता। तो ये आखिर मान लिया कि कौन इसके पीछे है, कौन ये सारा खेल खेल रहा है ये। इसलिए हमारी पार्टी ने ये मांग किया है कि भाई आप जो है कि इन तमाम अधिकारियों पर मुकदमा करके इन तमाम अधिकारियों को बर्खास्त करिए। मृतक जो गोलू कुमार है उसके परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। और ये जो मतलब जो है कि घायल हैं, क्योंकि यही 2 विटनेस भी हैं इस घटना के, यही 2 विटनेस भी हैं और इन दोनों को भी जान का भारी खतरा है। और पुलिस जिस तरीके से इनको समझे कि घुमा रही है करके, ये पहले जो है कि जानकी में हॉस्पिटलाइज किया गया, अभी प्रसाद में उसको रखा गया है, फिर इसके बाद वो कहाँ लेकर जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को बिल्कुल पूरा जो है कि ये जिस थाने का मामला है उस थाने को हटाकर इसको बिल्कुल पुलिस प्रोटेक्शन में इसको रखना होगा, क्योंकि यही दोनों जो है जिस घटना के विटनेस भी हैं कि गोलू मारा कैसे गया, गोलू को मारा किसने। इसलिए इन दोनों बच्चों की भी जो है कि जान पे खतरा है। इसलिए ये सरकार से मांग है कि इन दोनों की जान का जो है रक्षा की भी जो है ना ये गारंटी सरकार को करनी चाहिए। और अविलंब जो समझिए कि जो है ना न्यायिक जो है कि जांच जो है इस पर जो है कि होना बहुत ज़रूरी है करके। हाँ, मृतक का जो पिताजी हैं मुर्तुजा जी, उन्होंने SP साहब के सामने बिल्कुल नेम्ड जो है कि FIR जो है कि लिख कर दिया है। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वो FIR अभी हुआ कि नहीं हुआ है, उसमें उन्होंने जो है कि 2 लोग अधिकारियों का बिल्कुल नाम कहा है, वो CDPO चंदन कुमार और थाना प्रभारी के बारे में उन्होंने कहा है। इसलिए अगर कोई मतलब जो है कि मृतक परिवार की तरफ से अगर कोई पिटीशन अगर है तो उस पर प्रशासन अविलंब कार्रवाई करे और इन दोषियों पर जो है कि अविलंब जो है सख्त जो है कार्रवाई जो है ना मतलब होना चाहिए। और नहीं तो हम लोग जो है हम लोग आंदोलन में जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, ये सामान्य घटना नहीं है। हम लोग जब देख कर आ रहे हैं और जब वीडियो का फुटेज देखे हैं तो हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इतना जो नहीं कि कोई किसी नफरत में ही मार सकता है किसी को। जिस तरीके से उस बच्चे को मारा गया है अचानक, मतलब 12:30 बजे दिन में लूट की घटना हुई,
पुलिस जो है कि यहाँ शहर में मर्डर हो जाता है 1.5 घंटा बाद समझिए कि पहुँचती है, और वहाँ पर इतना जल्दी आप मतलब एक लूट के घटना में इतना जल्दी आप मतलब एक्टिव हो गए, तुरंत रात में जो है कि बिना वारंट का बिना इसका जो है आप बच्चों को उठा लिए, उठाने के बाद इस तरीके से आप जो है उसको मार रहे हैं। ये जीभ बाहर निकल गया बच्चे का, इसका मतलब है कि उसको मारने के साथ साथ उसके गर्दन पे जो है कि लाठी रखकर जो है पुलिस वाले चढ़ गए, तब तो जीभ बाहर निकला ना। ये इस तरीके का बहसनापन जो है कि ठीक नहीं है। ये लगता है कि जिस तरीके से पहले जो है ना भाजपा के शासन में जो है कि जिस तरीके से पुलिस वाले काम किया करते थे, वही जो है कि काम जो है वही अभी भी चल रहा है। इसलिए सरकार से जो है कि यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, इस सरकार से हमारी पार्टी की मांग है कि भाई आप इस तरीके के अधिकारियों पर, पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई करिए। ये इस तरीके का ये नहीं चलेगा, जनता के बीच लोग रहते हैं ना, और इस तरीके का बर्बर जो कत्लेआम किस तरीके से चलेगा, कैसे चलेगा ये करके। इसमें पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय अगर नहीं मिलेगा तो ये बहुत उस इलाके के लिए सही मतलब बात नहीं होगी। न्याय की गारंटी करना सरकार की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, और सरकार इसको जो है कि बिल्कुल अविलंब जो है इसको पूर्ति करे। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा रथ के साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी रविवार को मुजफ्फरपुर के मरवन भटौना हाई स्कूल मैदान पहुंचे। मुकेश सहनी ने गंगाजल हाथ में लेकर निषाद समाज के युवाओं को संकल्प का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि संकल्प यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में 115 किलोमीटर का भ्रमण करना है। मुकेश सहनी ने कहा कि अभी वीआईपी पार्टी ने किसी गठबंधन में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जो दल निषाद समाज को आरक्षण देगा, वीआईपी उसे ही समर्थन देगा। आज चौथा दिन है, मुजफ्फरपुर में है, और मुजफ्फरपुर तो निषाद की राजधानी है। और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से सभी निषाद के बेटा ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कर लिया कि हम आने वाले समय में किसी का नहीं सुनेंगे, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे आरक्षण देगा उसी से हम समझौता करेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा सभी ने दिया। और इसी तरीके से आज 115 किलोमीटर का रोड शो है मुजफ्फरपुर में, और इसके लिए हर पॉइंट बना हुआ, 28 को पॉइंट बना हुआ, हर जगह निषाद के बेटा संकल्प करेंगे कि आने वाला समय में हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और हमें यहाँ पे सीट मिले ना मिले हमें आरक्षण चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सांसद नहीं भी बनना पड़े तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं सांसद बनने के लिए नहीं आया हूँ, बम्बई से आया हूँ अपने लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए। तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ समाज भी लड़ाई लड़ने के लिए मन बना लिया। और ये पहले ही, और सभी नेता को पहले ही हमने अपनी ताकत हमेशा दिखाया। जब कुरहनी में चुनाव हुआ या बोछा में चुनाव हुआ, एक निषाद का बेटा ने किसी अन्य पार्टी को वोट नहीं दिया, ये सभी शक्ति को दिखा दिया। लेकिन आज संकल्पित करा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भ्रम है कि चुनाव के समय में हम गुमराह कर लेंगे। ऐसे पहले उन्होंने हमारी शक्ति देखा है। अभी मैं वीडियो बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे बिहार से हर रोज़ 2000-4000 वीडियो रोज़ बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजूंगा, ताकि वो देखेंगे और उनको एहसास हो जाएगा कि निषाद का बेटा अभी वोट बेचेगा नहीं, निषाद का बेटा गुमराह नहीं होगा। जो निषाद की बात करेगा, निषाद के हक देगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा। नहीं, वो हम लोग अभी नहीं सोच रहे। हम तो सोच रहे हैं कि हम इतना मेहनत करें कि माननीय प्रधानमंत्री जी देख ले, समझ ले, वो हमें आरक्षण लागू कर दें। और आरक्षण लागू कर देंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग मोदी जी को मदद करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हम उनको नुकसान देने के लिए जो रणनीति बन सकता वो रणनीति हम बनाएंगे। मुझे एससी का जो बंगाल में निषाद को एससी में जोड़ा हुआ है या दिल्ली में एससी में जोड़ा हुआ है, एससी का आरक्षण चाहिए हमें। मुजफ्फरपुर अपनी रसीली शाही लीची के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लीची का मौसम खत्म हो गया है, लेकिन लीची के स्वाद वाला इसी प्रजाति का फल लौंगान का मौसम आ गया है। जल्द ही यह पकने वाला है। 10 अगस्त के बाद यह मार्केट में आ जाएगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी में लौंगान के पौधे को प्रयोग के रूप में लगाया गया था। अब वहां वृहद रूप से लौंगान का उत्पादन होने लगा है। इसका सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त तक रहता है। पहली बार इसके पकने के 7 अगस्त माह में लीची खाने को मिलेगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी के वैज्ञानिक सुनील कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर में लौंगान हो सकता है या नहीं, इसे लेकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसके पौधे लगाए गए थे, जिसमें पहली बार फल आए हैं। उम्मीद है कि अब बिन मौसम भी लीची खाने को मिलेंगे। लौंगान लीची प्रजाति का ही पौधा है। इसके फल बिल्कुल लीची के ही तरह फल आते हैं। फसल आई है, कितना लास्टिंग, कितना उपयोग रहती है? तो लौंगन जो है वो लीची की परिवार का एक फल है, ठीक है। इसकी खेती जो है यहाँ पे लीची अनुसंधान केंद्र में शुरू की गई थी, और अभी जितने भी पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं सब फ्रूटिंग में आ गए हैं, ठीक है। डिफरेंट जगह से इनको कलेक्शन लाया गया था, और आप देख सकते हैं कि जितने भी पौधे हैं उनमें सब में फ्रूटिंग है, बम्पर फ्रूटिंग है, और एक पेड़ में कम से कम 1 कुंटल से ज़्यादा ही उपज आएगी।
अभी जो फल का जो साइज़ है थोड़ा छोटा है, इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो 20 अगस्त के आसपास से स्टार्ट होगी। तो फल का साइज़ अभी जो है वो 8 से 9 ग्राम तक पहुंचा हुआ है और ये 12 से 14 ग्राम तक पहुंच जाता है जब हार्वेस्टिंग आता है। अभी TSS इसमें 23 से 24 आसपास आ रहा है, ठीक है। और जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसमें 24 डिग्री तक ब्रिक्स तक TSS पहुंच जाएगा। तो मिठास काफ़ी अच्छी होती है। इसका औषधि है, इसका जो पल्प है, गुदा होता है या जो सीड होता है उसका भी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और प्रोसेसिंग सेक्टर में भी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, प्लस एज ए नेचुरल स्वीटनर भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मिठास बहुत ज़्यादा सफल है। हाँ सर, यहाँ पे बिहार में है, इसके अलावा कुछ झारखंड में भी, और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल वहाँ हो सकता है। हाँ हो सकता है। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर सुनील कुमार। सर, किसान अगर इस पेड़ को लगाना चाहे तो उन्हें क्या कुछ करना होगा इस पेड़ को लगाने के लिए? इसका पौधा हमारे यहाँ पे जो लीची की तरह जो किया जाता है, ठीक है, वही गड्ढे आपको तैयार करवाने हैं। मई जून के महीने में गड्ढे तैयार करवाना है। उसके बाद में जुलाई के महीने में इसका रोपण होता है। जो पौधे यहाँ पे मिल जाएंगे, इस बार से हम लोग भी जो गुटी है वो सब देख सकते हैं आप, बांधी हुई है। और उसका पौधा यहाँ पे 1 साल पुराना जो पौधा है, 10 से 12 महीने पुराना पौधा मिल जाएगा। आसानी से उसको लिया जा सकता है, लगाया जा सकता है जुलाई के महीने में। सावन की चौथी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में कांवड़ियों के जलार्पण के लिए मंदिर के मुख्य द्वार पर अर्घा लगाया गया है। रविवार की सुबह से ही कांवड़ियों का जत्था बाबा नगरी में प्रवेश करने लगा। अधिक मांग की वजह से काफी कम कांवड़िए आए हैं। RDS कॉलेज में बनाए गए टेंट सिटी में कांवड़ियों ने विश्राम किया। पहलेजा से रामदयालु मार्ग तक रात भर कांवड़ियों का आना जाना जारी रहा। गरीबनाथ मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने कहा कि कांवड़िए रविवार की रात होने का इंतजार नहीं करें, वे जिस समय बाबा नगरी में पहुंचे जलाभिषेक करें। सावन का हर दिन पुण्यकारी है। अभिषेक पाठक ने कहा कि चौथी सोमवारी खरमास में पड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि इसमें पूजा पाठ नहीं होता है। यह सही है कि इसमें शुभ कार्य नहीं होता है, लेकिन खरमास में विष्णु जी और शिव जी का पूजा, खासकर शिव जी का पूजा अवश्य करनी चाहिए। कि ये चौथी सोमवारी पुरुषोत्तम मास का ये दूसरी सोमवारी है, ऐसे श्रावण माह का ये चौथी सोमवारी है। तो इस पे भक्तों की संख्या, कांवड़िया की संख्या बहुत कम है, लेकिन इस बार भी है। लगभग 5 से 10 हज़ार की संख्या में हैं भक्त। और रात तक देखिए डाक बम का कहीं संख्या पिछले सोमवारी की तरह इस बार भी बढ़ जाए, हो सकता है। लेकिन हम लोग तैयारी पूरा करके रखे हैं 8 सोमवारी का। जैसे एक तरीका से ही हम लोग सिंपल तैयारी करके रखे हैं, जैसे सब सोमवारी को रहता है, इस चौथे सोमवारी को भी वही तैयारी हम लोग करके रखे हैं। पहले देखा जाता है कि मलमास में जल नहीं चढ़ाते थे भक्त, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि पहले लोगों को जानकारी नहीं था मलमास का, क्या होता है मलमास, क्या होता है पुरुषोत्तम। लोग यही समझे कि ये अधिक मास है जिसमें पूजा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास है। कार्तिक माह में और श्रावण माह में अगर 2 मास लगती है तो उसको पुरुषोत्तम मास माना जाता है, ताकि ये देवों का महीना है, इसलिए पुरुषोत्तम मास है। तो जैसे जैसे भक्तों की जानकारी हो रही है, दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ते जा रहा है दरबार में। क्या कुछ मान्यताएं जुड़ा हुआ है मंदिर? देखिए, मान्यता ये है कि अगर मलमास के एक भी सोमवारी को जलाभिषेक करते हैं तो 16 सोमवारी करने का फल आपको प्राप्त होता है। तो लोगों को जब जानकारी हो रहा है तो आस्था धीरे धीरे बढ़ रहा है और जलाभिषेक भी लोग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुरी मोहल्ले के अमरेश कुमार का 13 वर्षीय पुत्र श्रेयस शर्मा 28 जुलाई से हाजीपुर के चौरसिया चौक के पास से लापता है। वह अपने मौसा के यहाँ हाजीपुर के इंद्रपुरी कॉलोनी में रहकर संत पॉल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। परिजनों के मुताबिक 28 जुलाई को वह स्कूल गाड़ी से चौरसिया चौक के पास उतर गया, उसके बाद से घर नहीं पहुंचा है। दर्शकों से अनुरोध है कि श्रेयस शर्मा के संबंध में कोई जानकारी हो तो कृपया मोबाइल नंबर 6201277151 पर सूचित करें। बागमती के जलस्तर में वृद्धि से मुजफ्फरपुर जिले के औराई और कटरा की मुसीबत बढ़ गई है। औराई प्रखंड के बबनगामा और मधुवन प्रताप में बांध के अंदर बसे लोगों के नाव से आवागमन करना पड़ रहा है। वहीं कटरा के बकुची पीपा पुल के आगे बागमती नदी का पानी चढ़ गया है, जिससे 18 पंचायत के लाखों लोगों का आवागमन अवरुद्ध होने लगा है। जान जोखिम में डालकर लोग आर पार हो रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 4 चक्के की गाड़ी को 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है।
आने में तो इतना परेशानी हुआ है कि सर देखते हैं भर भर ठेहुन पानी पास कर रहा है और ब्लॉक जाने के लिए, थाना जाने के लिए इतना समस्या हो रहा है कि अभी देख लीजिए एक चाची को लेकर के आए हैं, उनको जो है थोड़ा लफड़ा हो गया और यहाँ पर गाड़ी पास नहीं कर रहा है। अब उनको जो है पैदल लेकर के जाना पड़ेगा हमको यहाँ से थाना पर। समस्या तो इतना है, सरकार को जो है इतना अंधी है जो देख करके भी जो है अनदेखा करती है। चोर बेईमान सब बन जाता है। नेता लोग सब कहता है कि हाँ वोट लेने के टाइम में कि हाँ सरकार हम काम करवा देंगे, यह करवा देंगे, वह करवा देंगे, मगर सब खाली जो है ऐसे ही कह करके चले जाते हैं, मगर दोबारा जो है कोई नज़र नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कि हाँ हम यह करवा देंगे, वह कर देंगे। हाईवे आज तो 4 साल से जो है 5 साल से बन रहा है और एक तो पुल इसमें जो है आज 5 साल से इसमें हाथ नहीं लगा है, जो हाँ एगो पुल बन जाता छोटा सा। आम जनता को तो इतना परेशानी हो रहा है कि यहाँ पर जो है मान लीजिए एक तो इनको धन्यवाद देना चाहिए इन पीपा पुल बनाने वाले को, जो हम लोग 40 रुपया 50 रुपया दे करके भी अगर यह हमको पार कर देते हैं तो यह हमारे लिए जो है बहुत अच्छी बात है कि हमको इन्होंने सुविधा दिया है। मगर सरकार से हमें इस चीज़ की तकलीफ़ है, जो सरकार हमें कोई सुविधा नहीं दे रहा है। हमको चाहिए रोड, जो मेन तो कटरा थाना मेन ब्लॉक है, थाना है, रजिस्ट्री ऑफिस है, सारा चीज़ है, और फिर भी जनता को आने के लिए जो है 22 पंचायत का ये कटरा थाना है। कटरा थाना 22 पंचायत का है, फिर भी जो है जनता को आने के लिए, ब्लॉक में आने के लिए कितना परेशानी झेलना पड़ता है, उसको कहने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन पटना के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन की 1 दिवसीय आम सभा का आयोजन भगवानपुर के एक विवाह भवन में आयोजित की गई। आम सभा में क्षमता अनुसार परिचालन में सहयोग, ओवरलोडिंग नहीं करने सहित पुलिस की अवैध वसूली और माइनिंग एक्ट के विरोध में सदस्यों ने बार बार सरकार को ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद कार्रवाई न होने को लेकर चर्चा की गई। बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानुशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के असहयोग के कारण ट्रक ओनर दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। सरकार से किसी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। माइनिंग एक्ट के नाम पर उनका दोहन और शोषण किया जा रहा है, जिसे लेकर जल्द ही अन्य जिलों में भी आम सभा कर पूरे बिहार में ट्रकों का चक्का जाम कर हड़ताल पर जाएंगे। वहीं मुजफ्फरपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ऋषि मिश्रा ने बताया कि एक तो गांधी सेतु पर ट्रकों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की अवैध वसूली से परेशान है, जिसे लेकर जल्द ही एसोसिएशन जो भी निर्णय लेगा उसका ट्रक मालिक पालन करेंगे। आज हम लोग का जो मीटिंग हुआ था मुजफ्फरपुर में, ये हम लोग को पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ और हम लोग का जो हाई कोर्ट में मुकदमा है माइनिंग के खिलाफ, जो हम लोग से अवैध तरीके से फाइन लिया जाता है, एक गाड़ी पे 2 तरह की पेनाल्टी लगाई जाती है, उसी के संदर्भ में आज हम लोग का एक मीटिंग आयोजित किया गया था। क्या कुछ उसमें चर्चा हुई? मीटिंग में हम लोग के बीच यही चर्चा हुई कि पुलिस जो हम लोग से अवैध वसूली करता है, क्योंकि हम लोग के पास तो पुल आने के लिए बालू गाड़ी और हम लोग का गाड़ी बालू गिट्टी में चलता है, और आने के लिए हम लोग के पास एक ही रास्ता है, वो है डोरीगंज पुल होकर के। चूँकि हम लोग को गांधी सेतु पुल दिया नहीं गया है गाड़ी को, बालू गाड़ी के परिचालन के लिए, बाकी सभी तरह की गाड़ियाँ उस पर चलती है, केवल बालू गाड़ी उस पर नहीं चलती है। डोरीगंज पुल होकर आने पर छपरा में जाम लगता है, जाम के कारण आते आते गाड़ी का चालान फेल कर जाता है, उसके बाद पुलिसी अत्याचार हम लोग पर चालू हो जाता है। हम लोग के अंडरलोड गाड़ी को पुलिस चालान का भय दिखाकर, माइनिंग एक्ट का भय दिखाकर हम लोग से अवैध उगाही करती है। हम लोग के गाड़ी के, हम लोग के ड्राइवर को परेशान किया जाता है कि तुम लोग पैसा दो, नहीं तो तुम लोग के गाड़ी को माइनिंग से बुला के फाइन करवा देंगे। चूँकि माइनिंग का फाइन इतना अधिक है, उस डर से हम लोग को उसका माइनिंग फाइन का भय दिखाया जाता है। पलायन कर गए हैं यहाँ बिहार से झारखंड। कोरोना के अधिकारी शामिल होते हैं इसमें थाना अध्यक्ष से लेके बड़े डीएसपी रैंक के अधिकारी भी इसमें शामिल है। इसके लिए आपको पोखरेरा टोल टैक्स का डाटा निकलवा लीजिएगा तो उससे स्पष्ट फिगर आ जाएगा कि कितनी ओवरलोड गाड़ियाँ हमारे मुजफ्फरपुर में रेवा पुल पार करने के बाद हमारे कितने गाड़ियाँ हमारे जिला में आती है, उसका डाटा टोल से आपको कलेक्ट हो जाएगा। इसको लेकर क्या रणनीति आगे हम लोग का तो वो मुकदमा चूँकि हाई कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हम लोग उसके कोर्ट के फैसले पर हम लोग अभी निर्भर हैं। हम लोग का मुकदमा भी चल रहा है, उस मुकदमे के फैसला आने के बाद हम लोग आगे उस पर अपना फिर प्रदेश अध्यक्ष का मीटिंग करके उस पर हम लोग निष्कर्ष उसका लेंगे। आज की आम सभा में
पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से हम लोग प्रथम मीटिंग भागलपुर में किया था, आज यहाँ किया है। पूरे बिहार में मीटिंग करेंगे। सरकार हमारी बात, हम सरकार से भी वार्ता करेंगे और सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। अब कुछ रास्ता बचा नहीं, क्योंकि उच्च पदाधिकारी लोग अवैध वसूली रात भर करते हैं, जो मुजफ्फरपुर में आज तक नहीं हो रहा था। अब रात भर अवैध वसूली हो रही है। थानेदार की क्या कहिएगा, थानेदार से ऊंचे पदाधिकारी लोग रोड पर रात भर अवैध वसूली करते हैं। आप लोगों ने चक्का जाम किया था, कोई निर्णय नहीं निकला, फिर से निर्णय ले रहे हैं कि हड़ताल पे जाएंगे, उससे क्या कुछ हो? हम लोग नुकसान तो ट्रांसपोर्टर का ही हो रहा है। नुकसान तो आज ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो रहा है ना। आज 40% से अधिक गाड़ियाँ नहीं चल रही है। लोग स्वेच्छा से फाइनेंसर को जाके वापस कर दिए गाड़ी। बहुत गाड़ियाँ पकड़ी गई, मालिक डर से गाड़ी नहीं चला रहे हैं। स्थिति यही है। 100% में 30 से 40% मात्र गाड़ी चलती है, और जो अंडरलोड और माइनिंग चालान लेके चलता है उसकी गाड़ी 2-4 ट्रिप के बाद पकड़ी जाती है, और अंडरलोड गाड़ी को 2.5 से 3 लाख रुपया जुर्माना होता है। और जो ओवरलोड गाड़ी चलती है बिना कागज का, उसको कहीं कोई रोकता नहीं है। हम लोग तो ट्रस्ट है। इस राज्य में ईमानदार का कोई कदर नहीं है, बेईमानों का कदर है। सरकार से प्रतिनिधिमंडल जाकर इस सब बातों पर कई बार मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, अपर मुख्य सचिव माइन से मिले, परिवहन से मिले, तमाम लोगों से मिले, मंत्री से मिले, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। आज जो बैठक हुई है उसमें क्या सब मुद्दे पर चर्चा हुई और क्या? आज बैठक हुई है, उसमें मुख्य रूप से पुलिस के अत्याचार पर चर्चा हुई है। और पुलिस के अत्याचार से हम लोग इतने दब गए हैं, इतने दबे हुए हैं, जो हम लोग का व्यापार करना अब कठिन हो गया। या करो या मरो, या तो व्यापार करो और नहीं तो रोड पर जाओ, और दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं। सरकार भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट है। सरकारी तंत्र सब लोग भ्रष्ट है। हड़ताल पर चले जाएंगे। नहीं, अभी तिथि तय नहीं हुआ है। हम हर जिला में जाके अपनी बात रखते हैं, हर जिला में मीटिंग करके। अगला आरा में हो सकता है या सहरसा में होगा मीटिंग, तो हर जिला में मीटिंग करके क्षेत्रीय क्षेत्र में 3-4 जिला मिला के मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करके हम लोग तय करेंगे, डेट तय करेंगे, अंत में डेट तय करेंगे। योजना एवं विकास विभाग मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 8 के मारीपुर बख्शी कॉलोनी में नवनिर्मित सड़क और नाला का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और वार्ड पार्षद रोशन खातून ने फीता काटकर किया। वार्ड पार्षद रोशन खातून ने बताया कि पहले बख्शी कॉलोनी में बारिश के दिनों में चलना मुश्किल था। सड़क और नाला निर्माण हो जाने से अब इस बार बारिश में बख्शी कॉलोनी के लोगों को काफ़ी राहत मिली है। वहीं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जर्जर सड़कों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, खासकर उन क्षेत्रों का जो वर्षों से उपेक्षित है। मौके पर स्थानीय मुश्ताक आलम सहित काफ़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद रहे। जनता परेशान थी, आज उद्घाटन हो गया है, तो क्या कुछ जी, पहले बहुत स्थिति खराब था वार्ड का मेरे। अब पहले से बहुत अच्छा मेरा वार्ड साफ सुथरा है और अच्छा काम भी हो रहा है। आज जो है सो मतलब बख्शी कॉलोनी में काफ़ी दिन से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सड़क नाला का निर्माण हो। वो समय आ गया जब इसका निर्माण हुआ है, तो आज उद्घाटन करने के लिए हमको आना पड़ा है। और जो बचा हुआ काम है उसको भी शहर भर में हम लोगों को करना है। इस मोहल्ले में भी, इस इलाके में भी कई जगह पंजाबी कॉलोनी से लेकर के और कई जगह बचा हुआ है काम। उन सब लोग योजना को लेना है। पिछले 10 साल हम चुनाव नहीं रहे विधायक, इसलिए काम सब जो पाइपलाइन विस्तार हुआ उसमें बहुत रोड कट गया है। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके सेटअप किया जाएगा, और निश्चित तौर पर विकास का गंगा बह रही है। कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ काम नहीं हो रहा है, हर मोहल्ले में हो रहा है, पूरे मुख्य सड़कों पर हो रहा है। तो इसलिए काम की कोई कमी नहीं है, काम होगा, और सब लोगों को, शहर के लोगों को इसको मिलजुल करके सफल होने देना है, काम करना, जिससे कि आम जनता को कोई कष्ट नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।